गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अपनी अकाउंटिंग जो टर्म थी हमारी सेकंड चैप्टर की, उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट 23 जो अकाउंटिंग टर्म थी वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को कहते हैं स्टॉक या फिर मटेरियल। तो जो इन्वेंट्री है एक वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस है उसमें इस टर्म का यूज़ किया जाता है। अब जो इन्वेंट्री है वो 4 तरह की टर्म्स हैं। एक है रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल है वो भी इन्वेंट्री है। तो रॉ मटेरियल होता क्या है, जैसे एक क्लॉथ मिल क्लॉथ बनाने के लिए कॉटन या फिर पॉलिस्टर को परचेज करती हैं, तो जो कॉटन या पॉलिस्टर है वो क्या है, रॉ मटेरियल। अब उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके जब हम कोई भी वर्क करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जब हमारा जो क्लॉथ मिल का जो कपड़ा था, क्लॉथ था, वो कंप्लीट नहीं होता, हमारी प्रोडक्शन 50% to 60% के बीच में होती है, उस लेवल को कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। फिर थर्ड है फिनिश्ड गुड्स। जब हमारा गुड्स कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल रेडी हो जाता है, तो वो फिनिश्ड गुड है। और लास्ट में स्टॉक इन ट्रेड। जब जो गुड्स हैं वो शॉप के पास आ जाता है रीसेल करने के लिए, तो उसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो रॉ मटेरियल हमारा कच्चा माल था, जैसे क्लॉथ मिल्स को क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कॉटन और पॉलिस्टर का उसने परचेज किया, तो कॉटन पॉलिस्टर क्या था, रॉ मटेरियल। जब काम कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी गुड्स कंप्लीट नहीं हुए थे, अभी बीच में प्रोसेसिंग थी, 50 to 60% अभी गुड्स मैन्युफैक्चर हुए थे, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जब गुड्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं उसको फिनिश्ड गुड। और जब वो रीसेल के लिए मार्केट में या शॉप पर अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं, तो उसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तो यहाँ फिनिश्ड गुड और स्टॉक इन ट्रेड में दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो फिनिश्ड गुड कब है, जब वो फैक्ट्री में बिल्कुल कंप्लीट है, गुड्स बिल्कुल कंप्लीट है फैक्ट्री में, तो वो फिनिश्ड गुड है। अगर वो गुड्स शॉप के पास है तो वो स्टॉक इन ट्रेड है। नेक्स्ट 24 कॉस्ट, जिसको कहते हैं लागत। तो इसको एक एग्जांपल समझेंगे, कॉस्ट होती क्या है, लागत क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं, तो हमने मशीनरी परचेज की। अब मशीनरी परचेज करने पर हम उसमें कैरिज का जो एक्सपेंडिचर है उसको ऐड कर लेते हैं। जो भी उसको मशीनरी को हम अपनी फैक्ट्री तक लेकर आए, तो प्रोड्यूसर से फैक्ट्री हमारे ऑफिस में आई, जो मशीनरी है वो ऑफिस में आई, वहाँ तक का जो कैरिज था उसको ऐड किया, और जो इंस्टॉलेशन का खर्चा था उसको ऐड किया। तो इन सभी खर्चों को ऐड करके जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी मशीनरी की, वो क्या है, कॉस्ट। भी एक्चुअल में कितनी कॉस्ट आई मशीनरी की, तो उसमें सभी एक्सपेंडिचर को हम ऐड करेंगे, चाहे वो कैरिज हो, फ्राइट हो या इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर क्या है, प्रमाणक। ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो सपोर्ट करता है एक ट्रांजैक्शन को। फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, उस डिस्प्यूट से हमारी हेल्प करता है वाउचर। जैसे हम अगर कोई गुड्स परचेज करते हैं, कैश में हमने कोई गुड्स परचेज किया तो उसके लिए कैश मेमो। अगर हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो उसके लिए इनवॉइस, और इसी तरह से पेमेंट करते हैं तो रिसिप्ट। तो ये क्या है, हमारे वाउचर हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग वाउचर होते हैं। बैंक हैं, बैंकों के भी वाउचर अलग अलग हैं। हम पेमेंट करते हैं, कैश को डिपॉजिट कराना, विड्रॉ कराना, तो ये सारे जो हैं हर एक इंस्टीट्यूशन के अपना अलग एक वाउचर होता है जो हमारी हेल्प करता है एविडेंस में। फिर नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट एक रिबेट या अलाउंस है जो एक सेलर बायर को देता है। अगर एक सेलर विक्रेता है, जो बेचने वाला है, वो खरीदने वाले क्रेता को अगर कोई रिबेट या अलाउंस दे देता है, उसको डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपये की वैल्यू का कोई भी प्रोडक्ट अगर एक सेलर
बायर को 10 का 8 में दे देता है, 9 में दे देता है, तो जितना कम देता है वो क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर के लिए एक समान होता है। तो ये जो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है वो ऑल कस्टमर, सभी कस्टमर के लिए एक समान होता है। यहाँ पर जो डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट का हम कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर रखते बुक में, जो अकाउंट्स बनाते हैं उसमें इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। दूसरी ओर जो कैश डिस्काउंट है, वो कैश डिस्काउंट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कैश डिस्काउंट देती है वो डेटर्स को जल्दी से जल्दी डेटर्स पेमेंट दें, इसके लिए डेटर्स को एनकरेज करने के लिए देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी कस्टमर को सेल करते हैं कोई गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार अगर बेचते हैं, और हम उसको कंडीशन दे देते हैं कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप विदिन 1 वीक, एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो ये 10% का डिस्काउंट हमने दिया, ये कैश डिस्काउंट है, ताकि वो डेटर जल्दी से जल्दी हमारा पैसा वापस कर दे। तो उसको एनकरेज करने के लिए डेटर को ये डिस्काउंट दिया जाता है। फिर 27 टर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, जिसकी फुल फॉर्म है GST की, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, इन सभी टैक्स को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट किया गया, तो उस सिंगल टैक्स को कहते हैं GST। तो अगर हम GST पे करते हैं तो परचेज के टाइम हम GST को पे करते हैं और सेल के टाइम GST को कलेक्ट करते हैं। तो GST क्या है, एक सिंगल टैक्स है ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस का। फिर है नेक्स्ट बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं डूबत ऋण। तो जो बैड डेब्ट है वो एक ऐसी अमाउंट है जो एक डेटर से हमें रिकवर नहीं होती, जिसको हम इररिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। जो डेटर से रिकवर नहीं होती उस अमाउंट को कहते हैं बैड डेब्ट। फिर 29 टर्म है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं दिवालियापन, इंसॉल्वेंट। तो एक पर्सन या फिर एक एंटरप्राइज, अगर एक व्यक्ति या कोई भी एक एंटरप्राइज अगर डेब्ट की पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं होती, कि जो लोन लिया था किसी पर्सन ने, अगर वो पर्सन उस लोन को पे करने के लिए एलिजिबल नहीं है या पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो उस पर्सन को क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है सोल्वेंट। सोल्वेंट इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि एक पर्सन या फिर एक एंटरप्राइज जो डेब्ट को पे करने की पोजीशन में होती है, उसको कहते हैं सोल्वेंट। 31 अकाउंटिंग टर्म है वो है रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या है, एक रैकरिंग और रेगुलर इनकम। इसका जो नेचर है वो रैकरिंग है, बार बार होने वाली है ये, और एक रेगुलर इनकम है, उसको कहते हैं रिवेन्यू। इसमें इंक्लूड करते हैं सेल ऑफ गुड्स को, कि हमने कितना गुड्स सेल किया, रिसिप्ट ऑफ रेंट, कितना हमने रेंट रिसीव किया, कितनी कमीशन रिसीव की। तो ये क्या है, रैकरिंग नेचर और रेगुलर इनकम है। और नेक्स्ट है 32 रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है, अगर हम कोई भी इनकम, कोई भी मनी अर्न करते हैं किसी एंटरप्राइज, कोई भी एंटरप्राइज अगर कोई भी मनी अर्न करती है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कोई भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके कुछ भी पैसा अर्न करती है, तो वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग का मतलब है ऑपरेशन करना, मतलब वर्किंग करना। कोई भी काम करके अगर कोई एंटरप्राइज मनी या पैसा अर्न करती है, वो क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट है टर्नओवर। टर्नओवर क्या है, टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में हम कितनी टोटल सेल करते हैं, जैसे एक साल में मैंने कितनी टोटल सेल की, तो वो टोटल सेल जो है पर्टिकुलर पीरियड की, वो क्या है, टर्नओवर। और इसी तरह से लास्ट है लाइव स्टॉक।
लाइव स्टॉक क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स। लाइव स्टॉक में इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेस आर नॉन लाइव स्टॉक। जो हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए एनिमल्स रखते हैं जैसे कैटल है, हॉर्स हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिजनेस में सेफ्टी के लिए डॉग को पालते हैं, डॉग को रखते हैं, तो वो डॉग क्या है? लाइव स्टॉक है। तो यहाँ पर हमारी जो अकाउंटिंग टर्म थी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, वो कंप्लीट हो गई। ये 34 बेसिक अकाउंटिंग टर्म थी। तो चैप्टर नंबर